आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो होते हैं कि लक वर्सेस रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। अगर देखें तो लक और की रिस्क दोनों इंटरवीन कॉन्सेप्ट होते हैं और दोनों के पास एक क्लोज रिलेशनशिप शेयर करते हैं। अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न के बारे में ये दोनों चीज़ ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में ही नहीं, हम किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखें तो ये दोनों चीज़ एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर आपको ये लक और की रिस्क दोनों इफेक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलने के बारे में सोचते हैं तो। अगर देखें तो यह वीडियो में हम कवर करते हैं कि लक और की रिस्क किसी तरीके से आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर इम्पैक्ट कर सकते हैं और किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको यूज़फुल होते हैं यह दोनों चीज़ों को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए। इसके बारे में भी हम यह वीडियो में इंसाइट्स दे दिया जाते हैं जिसके वजह से आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। लक और की रिस्क इसके बारे में फर्दर एनालिसिस करने से पहले ये दोनों चीज़ों का ओमनी प्रेजेंस इन इन्वेस्टमेंट के बारे में हम देखेंगे। ये देखते हैं तो लक और की रिस्क तो हमारा इन्वेस्टमेंट आउटकम्स पर सिग्निफिकेंट डिटरमिन्स करते हैं। अगर देखें तो इसीलिए आपको समझना चाहिए कि यह दोनों चीज़ों आपका इन्वेस्टमेंट पर किसी तरीके से ऑपरेट होते हैं जिसके वजह से आपके लिए इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए आसानी लगती है। यह दो उदाहरण होते हैं जिसके वजह से हमको लक और की रिस्क हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्या रोल प्ले करते हैं और कि यह तो किसी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। यह दो उदाहरण वजह से हमको समझने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है। यह दो उदाहरण होते हैं कि 2020 और कि 2008। इसमें देखें तो जो इन्वेस्टर मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दिया जाते उसके लिए मार्केट ओवरऑल अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री के कारण सिग्निफिकेंट गेन्स मिलता था। अगर देखें तो वो जो भी इन्वेस्ट कर दिया जाते तो इसके लिए एक्सेप्शनल रिटर्न्स भी मिलता था। यह बुल रन में वो तो सीजन इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट और कि रॉय डोले से भी अच्छा रिटर्न उसके लिए मिलता था। वो सोचते हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट सेवी इसका कारण होते हैं कि इतना अच्छा रिटर्न मिलने के लिए, लेकिन कारण यही है कि लक तो उसके पास होने के कारण इसके लिए ज़्यादा रिटर्न मिलता था। और ये रिटर्न तो समटाइम्स सीजन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और रॉय बॉल से भी इसके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलता था। दूसरे उदाहरण 2008 देखें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रेडी दिखते हैं कुछ अगले साल के लिए। वो तो बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट यही कारण के लिए हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो तो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी लूज़ करते हैं वो लॉसेस को मेकअप करने के लिए। यही हम कहते हैं कि फियर ऑफ रिस्क और आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेस का बिगेस्ट बैरियर होते हैं। लॉजिकली सोचते हैं तो जब आपको रिमार्केबल रिटर्न्स मिलते हैं आप इसी तरह नहीं सोचना चाहिए कि सभी समय आपको रिमार्केबल रिटर्न्स मिलते ही रहते हैं और किसी समय ऐसा होता है कि आपको जो भी हार दिया जाते हैं तो आपको रिस्क तो नोटिस करने की आवश्यक पड़ती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टॉप नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस पर उसको हम करेक्ट करने की आवश्यक पड़ती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट होते हैं कि जो भी चीज़ इन्वेस्टर्स कंट्रोल से बाहर होते हैं लेकिन भी वो तो इन्वेस्टमेंट आउटकम्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर दिया जाता है, वही हम लक इन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उदाहरण देखें तो आपने एक लॉटरी जीत जाए और क्या आपको एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाते हैं, वो तो एक्सटर्नल चीज़ होते हैं लेकिन भी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह लक तो अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड होने के कारण ये तो अगला समय होते या नहीं होते हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लक तो आपका इन्वेस्टमेंट आउटकम्स पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर दिया जाते हैं, लेकिन आप ऐसा इन्वेस्टर समझना चाहिए कि यह तो सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं होते। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपको लक पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तो उतना अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं होते, क्योंकि लक होते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल और वो अनएक्सपेक्टेड। इसीलिए लक के बारे में किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप बनते हैं तो उस पर ज़्यादा खतरनाक होते हैं और कैपिटल लूज़ करने का मौका भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लक पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सभी समय लक हमारा फेवरेबल नहीं हो सकते, इस पर भी आप ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें कि पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग, ये तो लक इन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। अगर आप लिटिल रिसर्च करते हुए किसी भी पेनी स्टॉक चुनते हैं और इसका वैल्यू होते है कि लेस दैन इवन ₹1,
आप सोचते हैं कि आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी तो यह स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपका गट फील होते हैं कि यह स्टॉक तो भविष्य काल में उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। 5 साल होने के बाद यही पेनी स्टॉक का वैल्यू होते है कि ओवर 100 रुपीज़। इसका अर्थ होता है कि आपको 100x ऑन इन्वेस्टमेंट मिलते हैं। यही हम कह सकते हैं कि लक इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपका सभी हार्ड एंड मनी यही लक इन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हुए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, यह तो ध्यान रखना चाहिए। समटाइम्स लक तो हमको बैकफायर भी कर सकते हैं, इसीलिए लक पर रिलाई करना है। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लक पर होते हैं तो उतना अच्छा रिटर्न हमको मिलने का मौका ज़्यादा कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड होते हैं कि रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम रिटर्न मिलने हैं, और कि किसी समय ऐसा होता है कि ज़्यादा मौका होता है कि कैपिटल को हारने के लिए। ये फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। होते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और कि कंपनी परफॉर्मेंस। लेकिन रिस्क तो प्रेडिक्टेबल फैक्टर होते हैं, लक की तरह नहीं है, क्योंकि आपने मार्केट ट्रेंड्स और की कंपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करते हुए एक अच्छा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। रिस्क तो हमारा हाथ में होते हैं और हमारे कंट्रोल में भी होते हैं, लेकिन यही रिस्क तो हम ज़्यादा प्रॉपर से हैंडल करने की ज़रूरी पड़ती है। हम जो असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और उसी रिस्क पर हम एनालाइज करना चाहिए, और इसी समय ही हमारा रैशनल थिंकिंग तो पिक्चर में आना चाहिए, क्योंकि रैशनल थिंकिंग ही हमको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में डालते हैं, और वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट कवर करते हैं कि इज़ द स्टॉक मार्केट अ रिस्की बिट। यह तो इन्वेस्टमेंट इन रिस्क से रिलेटेड होते हैं। स्टॉक्स में देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स दोनों होते हैं, और कुछ स्टॉक्स तो इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकते हैं और कुछ स्टॉक्स तो अंडर परफॉर्म भी करते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि कुछ स्टॉक्स तो पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं कि सभी स्टॉक्स पुअरली परफॉर्म करते हैं। एक अच्छा उदाहरण देखें तो सत्यम कंप्यूटर्स, ये एक तरीके से ये तो सॉलिड इन्वेस्टमेंट रहता था इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन रिसेंटली इंडियन मार्केट में डिक्लाइन हो चुका है। यही एक परफेक्ट एग्जांपल होते हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में किसी को हम कम्प्लीटली गुड और बैड नहीं एनालाइज कर सकते और किसी को हम ब्लैक और वाइट नहीं कर सकते। सत्यम कंप्यूटर्स एक परफेक्ट एग्जांपल होते हैं। इसीलिए हम स्टॉक पिक करने से पहले हम रिस्क तो एनालाइज करने की ज़रूरी पड़ती है, और इफेक्टिव रिस्क एनालाइज करने के बाद ही हमारा स्टॉक्स हम पिक करना चाहिए, जिसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट लॉसेस आपको अवॉइड कर सकते हैं। अब तक आपको यह जानकारी मिल चुका है कि लक और की रिस्क आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और कि आपका इन्वेस्टमेंट आउटकम्स पर किसी तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज देखने से पहले हम देखें कि लक और की रिस्क हम किसी तरीके से मैनेज करना चाहिए, और क्यों लक और की रिस्क मैनेज करना इतना आवश्यक पड़ती है। रिस्क तो हम मैनेज कर सकते हैं, लक हम मैनेज कर सकते हैं। अगर देखें तो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए लक तो फेवरेबल होते हैं, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट के डर होते हुए वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू करते, लेकिन लक तो उसके लिए एक मोटिवेट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। कुछ इन्वेस्टर्स ने रिस्क तो इफेक्टिवली मैनेज ना करने के कारण उसके लिए सब्सटैंशियल फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। ये इसी कारण के लिए होते हैं कि प्रीवियसली उसको इन्वेस्टमेंट सक्सेस मिलता था, और वो सक्सेस के बारे में सोचते हुए वो तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, जिसके वजह से उसको सब्सटैंशियल फाइनेंशियल लॉसेस होता है। यही हम इंस्टेंस देखते हैं कि स्टॉक मार्केट, अगर एक इन्वेस्टर ने पहले तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उसको रिटर्न्स मिलते हैं कि 2x to 3x, लेकिन वही पॉसिबिलिटी में वो तो हर फाइनेंसर्स तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट का डाउनफॉल होने के कारण या किसी समय ज़ीरो भी हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसका ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एसआईपी, एसेट एलोकेशन और कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। यह चीज़ों बनने वाले इन्वेस्टर के लिए यह चीज़ तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ बनने वाले इन्वेस्टर के लिए यह फ्लक्चुएशंस को नेविगेट करना और रिस्क तो कम करने का मौका भी ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि एसआईपी ने एक इन्वेस्टर के लिए कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को इनकल्टिवेट करने के लिए मदद कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद वो चाहते हैं तो रेगुलरली स्मॉल इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं चूसन फंड में,
और मार्केट स्टैग्नेशन में उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलते हैं कि फंड्स को अक्यूमुलेट करने के लिए। और बुल रन में देखेंगे तो वो अक्यूमुलेटेड फंड्स तो ज़्यादा बढ़ते हैं और उसका वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। और यह स्ट्रैटेजी वजह से इन्वेस्टर के लिए मार्केट फ्लक्चुएशंस और पोटेंशियली स्टेबल रिटर्न्स मिलने का मौका भी ज़्यादा होते हैं। आप हमारा आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं कि कॉमन एसआईपी मिस्टेक्स एंड हाउ टू नेविगेट थ्रू देम। सो यह आर्टिकल वजह से आपको लिए ग्लिम्स मिलते हैं कि एसआईपी में क्या चैलेंजेस होते हैं। आप एज ए इन्वेस्टर किसी तरीके से तैयार करना चाहिए अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो। इसके बारे में यह पूरा एनालिसिस तो यह आर्टिकल वजह से आपको जानकारी मिलते हैं। दूसरा इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि असेट एलोकेशन। इसमें रिस्क तो कम होते हैं लेकिन रिटर्न तो ज़्यादा होते हैं। ये तो वेरियस असेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। वेरियस असेट क्लासेस हो सकते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कि गोल्ड, जिसके वजह से अंडर परफॉर्मिंग असेट्स को नेगोशिएट करने के लिए पॉजिटिव परफॉर्मिंग असेट्स भी होते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टर के लिए स्टेबल रिटर्न भी मिलते हैं। और यही एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होता है इन्वेस्टर के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि रीबैलेंसिंग। अगर आप 60-40% लेते हैं तो 60 तो इन्वेस्टर ने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन बाकी 40 तो वो तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। इसमें देखें तो 60-40 रेशियो आप सोचते हैं कि आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। सिनेरियो 1 देखेंगे तो आपने फरवरी 2020 में यह 60-40 रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं और देखें तो मार्च 2020 में यह स्टॉक मार्केट का लेवल तो बहुत नीचा गिर गया और ये तो 8 के लेवल्स तो टच करते हैं, जिसके वजह से आपका इक्विटी एलोकेशन तो 45% नीचे गिर गया है। इसी समय आप क्या करना चाहिए एज अ वाइज इन्वेस्टर, तुमको रीबैलेंसिंग करने की आवश्यक पड़ती है बैक टू 60-40%, जिसके वजह से फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तुमको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। सिनेरियो 2 देखेंगे, अगर आपने नवंबर 2020 में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया जाता है यही एसेट एलोकेशन रेशियो में, उसी समय तो वो तो लूज स्ट्रीम होते हैं और एसेट एलोकेशन तो ज़्यादा बदलते हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करने की रेशियो बनते हैं और कम ही फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं। इस समय भी एज एन इन्वेस्टर आपको रीबैलेंसिंग करने की आवश्यक पड़ती है अगर आप रिस्क तो मिटिगेट करने के बारे में सोचते हैं तो। उदाहरण देखेंगे तो यह सिनेरियो 2 में 75-25 आ जाते हैं। 75% इक्विटी में होते हैं तो उतना रिस्क हो सकते हैं, इसलिए रीबैलेंसिंग करने वजह से आपको मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को और रिटर्न्स को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसमें देखें तो फंडामेंटल्स ऑफ दिस अप्रोचेस होते हैं कि हम एक्सेसिव रिस्क को भी टैकल करने की ज़रूरी पड़ती है और लक पर भी हम पूरा निर्भर नहीं करना चाहिए। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए हम एडवाइस करते हैं कि हमारा डिसीजन रैशनल और लॉजिकल इन्वेस्टमेंट अप्रोच से लेना चाहिए, जिसके वजह से हम फेलियर को ओमिट कर सकते हैं और रिड्यूस द चांसेस ऑफ फेलियर। यह वीडियो का कंक्लूजन यही होता है कि दोनों लक और की रिस्क हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट प्ले करते हैं और मेजर रोल भी प्ले करते हैं। लक तो हमको टेम्परेरी एडवांटेज ही दे सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर देखें तो जो इन्वेस्टर आपका फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा समझते हैं वो तो अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का मौका ज़्यादा हो सकते हैं। और फाइनेंशियल गोल्स समझने में ही नहीं, उसका रिस्क टॉलरेंस, मार्केट कंडीशन वो सब समझते ही आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनने का मौका ज़्यादा हो सकते हैं। अगर देखें तो रिस्क पर हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिस्क ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा कंट्रोल में होते हैं। लक पर हम विश्वास रख सकते हैं, लेकिन लक पर निर्भर होते हुए हम किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा से नहीं लेना चाहिए। अगर आपको संदेह है कि हम किसी तरीके से लक और की रिस्क दोनों हैंडल कर सकते हैं और किसमें हम लक पर विश्वास रखना चाहिए और किसमें हम रिस्क को मैनेज करना इफेक्टिवली होना चाहिए, तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हो। वो तो तुम्हारा पूरे संदेह तो वो तो सॉल्यूशन देते हैं और जिसके वजह से आपको इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और की रिस्क इन इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।